हेलो, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है सबको? किसी कोई डाउट है पिछली क्लास से तो बताइए। ओके, नहीं है किसी को। ठीक है, फिर हम लोग आज आज वो है वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों ने इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस आता है और कई क्वेश्चन आते हैं वेक्टर कैलकुलस के। और इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। लाइन इंटीग्रल्स के होते हैं, कुछ ग्रीन्स थ्योरम्स के होते हैं, कुछ वेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं, अलजेब्रा होता है नॉर्मली। कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जो उसका होता है एंगल निकालने का होता है, कोई ट्रिपल प्रोडक्ट का आ जाता है, कोई क्वेश्चन इसी टाइप से नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। तो स्केलर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा पहले भी। कोई वेक्टर दे रखा है ए, पिछली क्लास में स्पेशल फंक्शन हुआ था, पूरा कर दिया था वो स्पेशल फंक्शन तो। ठीक है, कोई वेक्टर दिया हुआ जैसे ए वन आई प्लस B1J प्लस C1K। कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ है तो उसका ए डॉट बी अगर निकालना है उन दोनों का तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल। A1 A2, या B1 लिया है तो B1 सही है, ठीक। प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह आपने पढ़ा। लेंथ ऑफ द वेक्टर भाई मॉडुलस होता है, नॉर्मल बेसिक वाला। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। एंगल निकालना है, कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके बीच का। तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वेक्टर्स की। जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, वो होता है A डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए डॉट मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कोई वेक्टर दिया हुआ है R1 इक्वल टू 3i प्लस टू -2j प्लस वेक्टर के। R2 इक्वल टू दिया हुआ है 2i -4j -3k। R3 इक्वल टू दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस 2k। आप लोग इसका ये फाइंड करके दिखाइए, बताइए 2R1 -3R2 -5R3 कितना आ रहा है। कर रहे हैं आप लोग कैलकुलेट? हाँ, वेक्टर है सबके ऊपर भाई, सेम है।
ये आप लोगों ने कैलकुलेट क्या आ रहा है? फाइव बाई प्लस टू जे प्लस प्लस के माइनस टू जे ना। ठीक। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करवाया, मैग्नीट्यूड के निकालते हैं इसका वेक्टर, वो निकाल मॉड्यूलस निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा इसका? हो जाएगा फाइव स्क्वायर, ये टू स्क्वायर और ये वन स्क्वायर, कितना आ रहा है? माइनस टू स्क्वायर कर लीजिए, कन्फ्यूज हो। ये हो जाएगा 25 प्लस फोर प्लस वन, 30। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये पूछा था इसमें, या फिर ये भी पूछ सकता है लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। उसका अभी तक जो प्रोडक्ट कर रहे थे वो डॉट प्रोडक्ट कह सकते थे या इसको स्केलर प्रोडक्ट कह सकते थे, लेकिन अब जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही रहता है कि डिटर्मिनेंट होता है आई जे के, ए वन वेक्टर ए एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही, बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू। ठीक है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई वेक्टर दे रखे हैं हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और उसका फाइंड करवाया है डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ये क्वांटिटी देगा, वो ये देगा वेक्टर ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू एंड बी थ्री। ठीक, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट अलग होता है। इसमें इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये साइक्लिक रूल फॉलो करता है, जैसे अगर ए बी सी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इसको इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, ए बी और सी। तो जिसकी वैल्यू होगी ए बी सी की, वो इक्वल होगी बी सी ए के, और ये इक्वल होगी सी ए और बी के। ठीक है, ये साइक्लिक जो परम्यूटेशन का रूल होता है वो फॉलो करता है। सिमिलरली ये एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन का भी रूल फॉलो करता है। ये इस ये सेम ही है। इसको ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ये ए बी सी से डिनोट करते हैं, बस और कुछ नहीं है। जी। ठीक है। जी। जी। उसके लिए उसके लिए अलग से फॉर्मूला है, उसके लिए उसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। उसके बाद एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन देखिए, इसमें क्या है, जैसे ए बी सी है, वो अगले वाले में बी सी ए नहीं होगा, उसमें चेंज हो जाएगा ए बी सी, ये चेंज हो जाएगा अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए बी ए सी। अभी हो क्यों रहा है, देखिए आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा उसमें डिटर्मिनेंट में, जैसे अगर कहीं पे ए वन ए टू ए थ्री लिखा होता था, अगर उसमें रो या कॉलम में एक बार इंटरचेंज कर देते तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता था। तो मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया ए और बी में सी को एज इट इज लिखा है उन्होंने, तो ये वाला जो डिटरमिनेंट था ये माइनस नहीं रहेगा।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम्स बी और ए में इंटरचेंज करेंगे तो ये B1 B2 B3 और A1 A2 A3 और ये C एज इट इज रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये ABC है आपका और ये है आपका माइनस BC और सॉरी BA और C। ठीक है, किसी को इश्यू है इसमें? ठीक। ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट वाले जो साइकिल हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, उसमें माइनस AC और B रहता है और ये एक और होता है वो उसमें रहता है माइनस का CB और A। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर इक्वल हो जाता है ABC में से, मान लीजिए B और C इक्वल हो गए तो B, इसकी वैल्यू जीरो होती है हमेशा। और जो अगर A या B इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। A और B इनकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। देख यहाँ से देख सकते हैं डिटरमिनेंट से कि कोई अगर ये A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 यहाँ लिख दिया, V1 V2 V3 यहाँ लिखेंगे। और ये चीज़ पता ही है कि अगर किसी मैट्रिक्स की सॉरी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। वहीं से सेम ये आ रहा है, सिमिलरली ये भी वहीं से आ रहा है। किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक। इसका ग्रेडियंट ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट क्या होता है, कोई फंक्शन दे रखा है आपको फाइव एक्स वाई जेड, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका ग्रेडियंट होगा, या तो इसको GRAD और फाइव से इससे डिनोट करते हैं या फिर ए प्लस से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वही होती है डेल फाइव ओवर डेल एक्स डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई प्लस डेल फाइव ओवर डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड ओके कैप। इसकी वैल्यू होती है इसके इक्वल। इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर या फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। फंक्शन दे रख क्या क्या, हाँ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन होती है फाई के ऊपर कि ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है फाई एक्स बाई और जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड। सबसे पहले डेल फाई ओवर डेल एक्स निकालिए, इसका क्या आएगा, बाई जेड आएगा। डेल फाई ओवर डेल वाई निकालेंगे, क्या आएगा, एक्स जेड आएगा। डेल फाई ओवर डेल जेड निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, एक्स वाई आएगा। अगर इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डेल फाई इक्वल टू बाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के। किसी कोई दिक्कत है तो बताइए ग्रेडियंट निकालने में। नहीं है, ओके। ठीक है, फिर ये इस वाले फंक्शन का आप लोग निकाल के बताइए क्या आ रहा है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसका बताइए क्या आ रहा है निकल के, जीरो आ रहा है। ठीक है, देखिए जीरो आ रहा है, जीरो कैसे आ रहा होगा, जीरो नहीं आएगा। देखिए डेल फाई निकालेंगे, सबसे पहले डेल फाई ओवर डेल एक्स निकालेंगे, क्या आएगा, इस वाले फंक्शन के पास, इस वाले कंपोनेंट के पास कोई एक्स नहीं है तो जीरो होगा इसका। इसका निकालेंगे क्या आएगा, जेड आएगा।
आगे वाले निकालेंगे तो बाई आएगा, ठीक है। फिर डेल फाई ओवर डेल वाई निकालेंगे, क्या आएगा, जेड आएगा और फिर एक्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल फाई ओवर डेल जेड निकालेंगे तो क्या आएगा, बाई आएगा और प्लस एक्स आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रही है इसमें निकालने में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ग्रेडियंट निकालेंगे इसका, डेल फाई सॉरी नेबला वाई नेबला फाई निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, जेड प्लस बाई और फाई प्लस बाई प्लस एक्स, सॉरी सॉरी जेड प्लस एक्स जे प्लस बाई प्लस एक्स के, ठीक है। किसी को दिक्कत बताइए, नो, ठीक है। फिर फाई इसका निकाल के बताइए, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक ठीक, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, माइनस का टू एक्स, हाँ टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉमन ले लीजिए बाहर, और इधर क्या लिख सकते हैं अंदर, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही आ रहा निकल के, ठीक है। किसी को दिक्कत, माइनस टू साइन आर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। ठीक है, इन्होंने बोला जैसे आर को क्या लिखा है, वेक्टर आर दे रखा है यहाँ पे, वेक्टर आर को लिखते हैं हम एक्स आई बाई जे प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर क्या होता है, आप सॉरी कुछ बोला आपने, यानी क्या बोला, समझ में नहीं आया आपको, क्या बोल रहे थे। हाँ, यहाँ आर स्क्वायर रहेगा, आर नहीं रहेगा। आपका जो वेक्टर आर इस आर होता है वो ये होता है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से ये साइन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन आर नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद ग्रेडियंट के कुछ रूल्स हैं। जैसे कोई फंक्शन फाई और साई दोनों कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो प्लस माइनस में सेम रूल रहता है, और जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें भाई सेम रूल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे रहता है, जैसे ग्रेडियंट निकालना है फाई और साई दोनों का मल्टीप्लिकेशन में, ग्रेडियंट ऑफ फाई साई, तो सबसे पहले फाई लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ साई लिखेंगे प्लस साई लिखेंगे, और फिर ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखेंगे। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी नहीं ऐड करेंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कोई फंक्शन दे रखा है फाई, उसका निकालना है विद रेस्पेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टी एट पॉइंट पी, तो ये होगा डी डेल फाई डी फाई ओवर डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट पी इंटू सॉरी डॉट टी वेक्टर टी कैप, यूनिट वेक्टर होगा ये, ठीक है। इसका देखिए निकाल के देखते हैं, सबसे पहले फाई एक्स बाई
जी। ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? क्या? ग्रेडियंट डायरेक्शन, इधर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हाँ ये कह सकते हो आप। ठीक ठीक, सही बोल रहे हो। हाँ, मैक्सिमम चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। जैसे फंक्शन, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जी। जी। चेंज देता है ना वो, जिधर मतलब जितना चेंज आएगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को बताएगा वो। समझ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। ये वेक्टर का नहीं देता ना, ये स्केलर क्वांटिटी का दे रहा देता है ग्रेडियंट जो होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी का नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी का वो होता है जो डाइवर्जेंस होता है का। हाँ, देखिए अभी बताते हैं उसको भी। ये कोई आपको कर्व दे रखा है, यानी ये जो कर्व है वो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इसका है, ठीक है, सी का। तो जो ग्रेडियंट होगा किसी पॉइंट पी पे, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, along कर्व सी, तो जो इसका ग्रेडियंट होता है वो मैक्सिमम चेंजेस देता है इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व सी एट पॉइंट पी। जो ये आपका ये डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये आपका जो कर्व था ये फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का था, यहाँ पॉइंट पी दे रखा था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी का कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या है। डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है, कोई वेक्टर दे रखा होगा आपको टी, यूनिट वेक्टर टी, तो जो ये चेंज दे रहा था, ये चेंज अब इस डायरेक्शन में देगा, जो यूनिट वेक्टर आपको दे रखा हो उस डायरेक्शन में देगा आपको। ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हाँ, वो यूनिट वेक्टर का लॉन्ग देता है, ये किसी भी वेक्टर को दे रखा हो उसके लॉन्ग देगा। ये जी, ये जो देता है वो जिस जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगा उस डायरेक्शन में देता है, जो होता है आपका ग्रेडियंट होता है। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में देता है, जो आपको वेक्टर दे रखा हो यूनिट वेक्टर। तो।
हाँ, ग्रेडियंट फंक्शन ही तो होता है। ठीक है, आपको फाइव एफ एक्स वाई जेड दे रखा है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को करना है। जी, वॉइस क्लियर। हाँ, क्या है इसका आंसर? कितना? -4/। हाँ, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, अभी पता नहीं कितना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका ग्रेडियंट निकालिए। ग्रेडियंट क्या आ रहा है फाइव ऑफ एक्स वाई जेड का? एक्स बाई जेड स्क्वायर। ग्रेडियंट निकालेंगे, क्या आएगा इसका डेल फाई का? ये आई बाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x बाई जेड के कैप। ठीक है, इसमें पॉइंट दे रखा है 8.231, तो 231 पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, अब आपको वेक्टर दे रखा है आपको इन्होंने, t इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के। लेकिन जो आपका उसमें वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको मॉडुलस से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आएगा? ये आएगा 1/√6 2i प्लस जे माइनस के कैप। ठीक है, ये है आपका पास यूनिट वेक्टर टी, और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देता है वो देता है d5/ds इक्वल टू ग्रेडियंट एट पॉइंट पी इंटू यूनिट वेक्टर टी। आपको वो दे रखा था 3i प्लस 2j प्लस 12k इंटू यूनिट वेक्टर टी 1/6 2i प्लस जे माइनस के। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 4/√6। ठीक है, 3 2 3। ठीक है, ये आंसर आ रहा है आपको? ठीक है, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा था, वो चेक कर लो कैसे आ रहा था। ओके, उसका देखिए, अभी हम लोग डाइवर वो निकाले थे, ग्रेडियंट निकाले थे, इसके बाद फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला। इसके बाद डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस क्या है कि कोई फंक्शन दे रखा है आपको, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है f(f(x i प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो जो इसका डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये होगा एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड। पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर देखेंगे। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कोई आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, उसका कर्ल निकालना है, तो ये होता है कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल ओवर डेल जेड एंड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। डिनोट करने के लिए लिख दिया कि ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, और ये जेड का कंपोनेंट है। सिमिलरली जैसे ग्रेडियंट में प्लस माइनस का रूल फॉलो करते थे, वैसे ही कर्ल में भी और डाइवर्जेंट में भी, दोनों में सेम रूल फॉलो करते हैं, प्लस माइनस वाला। उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा रूल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट या फिर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। एग्जाम में भी आए हुए हैं आपके में जी। इन दोनों के चक्कर में इन दोनों को गलत मत करना, ये अलग से रूल हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट होता है, वो होता है फाई स्क्वायर, सॉरी नेबला स्क्वायर फाई, और जो आपका ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है
होता है कर्ल ऑफ एफ प्लस, या तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, दूसरा तरीका ये है आपको लिखने का, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, और जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल होता है ये जीरो होता है। सिमिलरली कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, वो भी आपका जीरो होता है। ठीक है, उसका कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर बाई जेड जे कैप माइनस का 3 बाई जेड स्क्वायर के कैप। इसके आप लोग कर्ल और डाइवर्जेंस फाइंड करके बताइए। पहले डाइवर्जेंस बताइए, डाइवर्जेंस क्या आ रहा है इसका। ये आ रहा होगा वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड प्लस सॉरी माइनस 6 बाई जेड, यही आ रहा है सबका। ठीक है, एट पॉइंट 1 - 1 और 1 पे क्या आएगा इसकी वैल्यू, 1 - 1 और 1, ये आएगी 1, ये 2 आएगी और ये -6 आएगी ना, +6 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। कोई दिक्कत बताइए। कल फाइंड कर लीजिए, कल क्या आ रही है इसकी, कल वो देखिए। कल बताइए कल क्या है। धीरे धीरे बोलिए। 3 - 3 जेड स्क्वायर माइनस जे, इसका क्या है यहाँ पे, जे का 0 प्लस के 4x/z -2x/। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए एट 1 - 1 और 1 पे क्या आएगी, -3 -2 +2 आई कैप, ये 0 हो गया आपका, और प्लस के कैप, ये हो जाएगी 4 - 4 और यहाँ से +2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -i और -2k। ठीक है, सबकी यही आ रही है, चेक करके देख लीजिए। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, देखिए अब तक हम लोग कर रहे थे वो डिफरेंशिएशन कर रहे थे या डेरिवेटिव निकाल रहे थे अंडर वेक्टर फंक्शन, या फिर स्केलर फंक्शन को वेक्टर में चेंज कर रहे थे, वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन में चेंज कर रहे थे। आपका जो ग्रेडियंट होता है वो स्केलर फंक्शन को उसमें वेक्टर फंक्शन में चेंज करता है। जो डाइवर्जेंस होता है आपका वेक्टर फंक्शन को स्केलर में चेंज करता है, और जो कर्ल होता है वो वेक्टर फंक्शन को अगेन वेक्टर फंक्शन में ही रखता है। ठीक है,
यहाँ तक कोई किसी को इसी हो तो बताइए। अब इसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे अंडर वेक्टर फंक्शंस। ठीक, देखिए कोई फंक्शन दे रखा है आपको, एफ ऑफ टी इक्वल टू 4t-1 आई t-1 आई कैप -2t+3 जे कैप +6t² के कैप। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मली इसका भी इंटीग्रेशन सेम फाइंड करेंगे जैसे नॉर्मल फंक्शन का करते हैं। 2 to 3 लिमिट रहेगी इसकी, 4t-1 आई कैप -2t+3 जे कैप +6t² के कैप, और बाहर डी टी रहेगा। जब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, बोलते चलिए साथ साथ। 4t, ये t-1 का होल स्क्वायर होता है, अपॉन 2 आता है, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये माइनस का t² अपॉन 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +3t प्लस ये 2t³ हो जाएगा, और आपका लिमिट रहेगी 2 to 3। ठीक है, लिमिट लगा लेंगे आप लोग। ठीक, लिमिट लगा के निकाल लीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, क्या नहीं नहीं दे रखा है उसमें, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल में क्या है, ये आर टी दे रखा है इन्होंने, वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है और यहाँ भी वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले आर डी इसका डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। तो डी आर ओवर डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए ये 4t हो जाएगा, आई आई रहेगा इसके साथ में, और ये क्या हो जाएगा जे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 9t² के कैप, और इसका डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या रहेगा, ये 4i, दूसरा वाला जे 0 हो जाएगा, और के का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 18t के कैप। ठीक है, इसका इसके साथ में आपको कल निकालनी है, या फिर कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आर के साथ में, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है 1 to 2। ठीक है, ऐसे करना है इसको सॉल्व। ठीक, उसका लाइन इंटीग्रल देखिए, लाइन इंटीग्रल क्या है, आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा एफ आर डी आर, विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे अगर इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू आती है ए टू बी, जो भी टी की वैल्यू दे रखी होगी इसको चेंज किया है, क्योंकि एफ विद रेस्पेक्ट टू आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको स्केलर में इसकी पहले चेंज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो टी ए टू बी एक्स का कंपोनेंट डी एक्स ओवर डी टी प्लस एफ ऑफ बाई डी वाई ओवर डी टी प्लस एफ ऑफ जेड का कंपोनेंट और डी जेड ओवर डी टी, और बाहर में डी टी। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर ओवर डी टी, और इसका होल का टी टी, और टी की लिमिट क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी ए टू बी। ठीक, सबसे पहले एक एग्जांपल देख। जी जी, नहीं कहाँ पे, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे आर जो है ये कोई वो दे रखा होगा इन्होंने, कर्व दे रखा होगा यहाँ पे। कर्व कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं, जो भी आप कहें, वो दे रखा होगा इन्होंने यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एग्जांपल देखिए, एफ जेड इक्वल टू
एफ ऑफ आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आई कैप प्लस एक्स माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स बाई जेड कैप के कैप। उसका कह रहा है एंड द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी is the arc of the parabola y equal to x square in the plane z equal to 2 from a point 0 0 2 to the point b 1 1 to evaluate f r d r। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखिए दूसरी चीज़ इन्होंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिक्स कर दिया इन्होंने, दूसरा z इक्वल टू प्लेन एक फिक्स कर दिया। तो जहाँ पर z इक्वल टू जेड है वहाँ पे डायरेक्ट 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं था एक्स क्यू वाई रहेगा आई प्लस ये एक्स माइनस 2 हो जाएगा जे कैप प्लस एक्स वाई जेड निकालेंगे तो ये 2x वाई हो जाएगा। और देखिए इस वाली इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, लेट एक्स इक्वल टू टी कर लीजिए तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा। और टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, देखिए यहाँ पे जब एक्स जो है जीरो है तो वाई कहाँ तक जा रहा है, सॉरी एक्स जब यहाँ जीरो है जब, तो टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो लिमिट हो जाएगी टी की वो 0 टू 1 हो जाएगी। अब जहाँ पे भी आपका वो दे रखा है, एक्स दे रखा है वाई दे रखा है, उसको चेंज कर दिए एफ ऑफ टी में, तो ये एफ ऑफ टी निकालेंगे तो ये क्या आएगा, टी क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 आई प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 2 टी क्यू के कैप। ठीक है, अब इसका जो डी आर ओवर डी टी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से वेक्टर बनाइए आर, ये बनेगा आपका टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस जेड इक्वल टू कितना था, 2 था आपका, तो के कैप रहेगा। ठीक है, और जब इसका डी आर ओवर डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 वेक्टर आई प्लस 2 टी वेक्टर जे प्लस 0 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एफ डॉट डी आर ओवर डी टी निकाल देते हैं। डी आर ओवर डी टी आपका ये आया है, एफ आपको ये दे रखा है, और जो टी की लिमिट है वो 0 टू 1 दे रखी है। इसके साथ में जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा टी टू दी पावर 4 प्लस टी माइनस 2, और 2 टी वहाँ पर है पहले से, तो ये हो जाएगा 2 टी टी माइनस 2 और डी टी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसमें तो पूछिए। एंड वाई का लिमिट 2 to 3 रहता तो नहीं ये ऐसे चेंज नहीं किया, ये ऐसे चेंज किया है। देखिए एक्स पे डिपेंड करता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। जैसे अगर ए जो है सबसे कहाँ जा रहा है, ये देखिए सब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है ना। तो जब एक्स जो है 0 से 1 के बीच में कितना चेंज हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, टी है, तो जब एक्स जो है 0 से 1 तक जाएगा तो टी भी तो 0 से 1 तक जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू टी है। ऐसे ऐसे चेंज किया है इसको। बाई नहीं, बाइक का तो बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। बाइक की ज़रूरत पड़ी होती तो अकॉर्डिंगली चेंज करते फिर उसको भी। जैसे अगर यहाँ पे बाई जो है 0 to 4 दे रखा होता, और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाई इक्वल टू टी लेते अगर, तो इसकी लिमिट 0 to 4 हो जाती, फिर ये हो जाता। ठीक है, तो इसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 to 1 टी टू दी पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 4 टी, और इसका निकालेंगे डी टी, तो क्या आएगा निकल के,
टी टू द पावर 5 ओवर 5 माइनस टी टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट है इसकी 0 टू 1, इसकी वैल्यू आएगी 1/5 माइनस 2/3 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक ये है, एक ये है सेम। उसका हम लोग जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप रख दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो फिर लेकिन आप जब आप वो करेंगे तो आपका वाई जो वेक्टर होगा आर वो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे डी आर ओवर डी टी निकाले थे, आप यहाँ पे डी आर ओवर डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। जी जी। हम्म। देखिए फिर उसमें क्या करते हैं, जैसे दो वेक्टर बोल रहे हैं ना, जैसे आप एक आपको R1 दे दिया और एक आपको R2 दे दिया। ठीक है, टी अलग अलग है, हाँ टी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ R1 डी R1 ओवर डी टी कर देंगे। टी की जो भी आपकी वैल्यू आएंगी A1 B1 यहाँ पे जो वो निकल के आएंगे उनको रखेंगे, फिर प्लस एफ ऑफ R2 डी R2 ओवर डी टी इंटू डी टी जो रहता है, फिर और जो टी की लिमिट आएंगी A2 और B2। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपने कहा था ना टी का लिमिट भी अलग लगा रहा है, इसलिए मैंने टी का लिमिट चेंज। नहीं नहीं समझे नहीं मैं, जैसे अगर आर वन वेक्टर, ठीक है जो भी दे रखा है, टी इक्वल्स टू 1 नहीं दिया होगा, टी एक इंटरवल दिया होगा आपको पूरा, किस इंटरवल से किस इंटरवल तक है। जैसे मान लीजिए सिर्फ टी इक्वल टू 1 नहीं दे रखा होगा, दो वैल्यू दे रखी होंगी कम से कम आपको, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है इसको। ये तो देगा ना कम से कम, तभी तो वेरी करेगा ना वो। एक पॉइंट पर नहीं निकाल सकते ना इंटीग्रल की वैल्यू, क्या निकालोगे एक पॉइंट पर। आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक आपको आपने, हाँ तो सही तो है, 2 पॉइंट दे तो दिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, कम से एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी, 2 पॉइंट दे रखे होंगे आपको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वेक्टर्स के लिए टी की वैल्यू सेम होगी ना। देखिए उन्होंने टी इक्वल टू सेम फिक्स कर दिया, टी इक्वल टू ए मान लिया और टी इक्वल टू, या फिर ऐसे कह सकते हैं T1 इक्वल टू ए ले लिया, T2 इक्वल टू बी ले लिया। ठीक है, और उन्होंने कहीं एक वेक्टर R1 ले लिया आपका और एक वेक्टर R2 ले लिया। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो इससे ऐसे आएगा, A2 भी एफ ऑफ R1 डी R1 ओवर डी टी इंटू डी टी प्लस A2 भी एफ ऑफ R2 इंटू डी R2 ओवर डी टी इंटू डी टी, प्लस करेंगे बीच में, यस। ठीक है, उसका ग्रीन्स थ्योरम देखिए। देखिए ग्रीन्स थ्योरम कब लगाते हैं, सबसे पहले पहले तो ये चीज़ है कि ग्रीन्स थ्योरम हर जगह ग्रीन्स थ्योरम नहीं लगती, ग्रीन्स थ्योरम वहीं लगती है जहाँ रीजन टाइप का बन रहा है। उन्होंने पाथ दे रखा है आपको, जैसे इसमें पाथ दे रखा था आपको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। उन्होंने केवल इतना पाथ दे रखा था और इस पाथ पे उन्होंने फाइंड करवाया था कि इसका इंटीग्रल फाइंड कीजिए, कि इसका सॉरी जो फंक्शन था उसकी वैल्यू फाइंड करिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर यही पाथ जो है क्लोज हो जाए, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी कह दिया है, और ये एक क्लोज रीजन बनाने लगे पूरा, तब ग्रीन्स थ्योरम लगाते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में पहली कंडीशन ये है कि लेट आर बी ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन,
ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए। हुज बाउंड्री सी इज पीस वाइज स्मूथ कर्व, लेट एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई फंक्शन विच आर कंटिन्यूस एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव है डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, ये भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए इन सेम डोमेन आर, इस जो ये रीजन बन रहा है आर के ऊपर। देन एफ डॉट डी आर जो होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखते थे, ऊपर देखा होगा एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई इक्वल टू, जिसकी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी आपके पास डेल जी ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई, और डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगी डी एक्स डी वाई के इक्वल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ये क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को एरिया वाले जो इंटीग्रल होता है उस पर चेंज कर देता है। अगर हाँ सरफेस नहीं, नहीं सरफेस नहीं होता ये, सरफेस ट्रिपल में जाते हैं। किसके अंदर, क्या क्या क्या, नहीं नहीं इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड क्यों होगा, अलग है ना वो तो। एफ फंक्शन आपको अलग दे रखा होगा, जी फंक्शन आपको अलग दे रखा होगा। हम्म, ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखा है आपको एक्स माइनस बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लगा लीजिए एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ओवर द स्क्वायर 0 to 2 एंड 0 to 2। देखिए सबसे पहले देखिए ये रीजन क्लोज है, 0 to 2 एक्स की वैल्यू है और 0 to 2 बाई की वैल्यू है, क्लोज रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एक्स माइनस बाई और एक्स स्क्वायर दोनों पॉलिनोमियल है, इनके जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे ओवर द रीजन दिस। तो इसको हम किस चेंज कर सकते हैं, देखिए ये फंक्शन क्या होता था, एफ होता था आपका, और ये वाला फंक्शन क्या होता था, जी होता था। इसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत है इसमें कंपेयर करने में फंक्शन को, बताइए अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो सबसे पहले डेल जी ओवर डेल एक्स निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ग्रीन्स थ्योरम वाली पूरी वो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1, और ये डी एक्स डी वाई, लिमिट कांस्टेंट है, कोई इसी नहीं कि कोई भी इधर उधर हो सकती है, 0 to 2 0 to 2 इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 to 2 इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, -4 + 2 2 आएगी इंटू डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 का, 4 आ रहा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। पीस वाइज फंक्शन का स्मूथ का फंक्शन का ये है मतलब, जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये यहाँ से स्मूथ है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही टर्न लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, कॉर्नर मिल जाता है यहाँ पे, ये क्या है, वो नहीं है फंक्शन जो है, कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं पीस वाइज, मतलब पीस में कंटिन्यूस हो सकता है। नहीं नहीं रिपीट नहीं करेगा, जैसे ये कोई ग्राफ है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ और दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी शेप चेंज हो गई लेकिन कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस टाइप से चलने लगा, ये रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा लेकिन पीस वाइज कंटिन्यूस होगा हर डोमेन पे, स्मॉल स्मॉल डोमेन पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी। इस फंक्शन में इसमें एग्जांपल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, बाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स क्यू डी वाई। सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, क्या आएगा इसका, सॉरी डेल एफ ओवर डेल वाई, 3 y² आएगा। डेल जी ओवर डेल एक्स निकालेंगे, क्या आएगा, 3 x² आएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या रखा है, सर्किल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट 0 0। तो सर्किल, जब सर्किल की इक्वेशन होती है तो उसमें उसको पैरामीट्रिक में चेंज करते हैं, और पैरामीट्रिक में चेंज करते टाइम क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा रखते हैं, या फिर यहाँ पे उन्होंने रेडियस फिक्स कर रखी है, आर कॉस थीटा ही लिख लीजिए, कोई सी नहीं है, और बाई इक्वल टू क्या रखेंगे, आर साइन थीटा रखते हैं। तो और इसकी डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है उसमें, आर डी आर और डी थीटा रहती है। और अंदर क्या वैल्यू रहेगी आपकी, 3 x² प्लस 3 y² रहेगी, यानी 3 बाहर ले लीजिए, x² प्लस y² अंदर, इंटू आर डी थीटा। ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू क्या आएगा, r² आएगा, इंटू आर डी थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 बाहर ले लीजिए, आर की लिमिट क्या रहेगी, 0 to ए रहेंगी, ए इसकी रेडियस दे रखी है, और थीटा क्या रहेगा, 0 to 2 पाई, और इंटू आर क्यूब डी थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 3 0 to 2 पाई r⁴/4 0 to a डी थीटा। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 पाई, यानी 3 पाई a⁴/2। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, किसी कोई दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए फिर, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू एवेल्युएट दिस। 0 आता है इसका आंसर, कहीं गलती हो गई क्या, नहीं इसका, अच्छा इसका आंसर 0। अच्छा अच्छा, करके देखिए फिर भी 0 कैसे आता है। आंसर तो 0 ही है इसका। देखिए सबसे पहले डेल जी ओवर डेल एक्स निकालिए, क्या आ रहा है यहाँ से, ये आएगा cos x cos y,
उसका डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए। डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा ये, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद डेल एफ डेल जी ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए तो क्या आएगा, निकल गया इसका, ये आएगा आपका एक्स डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आ रहा है किसी का, कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, अब देख डी वाई डी जेड को पाई नहीं ले सकते, पाई कैसे लेंगे, कैसे बता रहे हैं आप? आर नहीं नहीं ऐसे नहीं लेंगे, आर इक्वल टू 1 है ना, पाई यूनिट सर्किल दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, कॉस थीटा, और बाई इक्वल टू क्या लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 0 to 2 पाई, और लिमिट क्या रहेंगी 0 to 1, और यहाँ क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा डी आर डी थीटा। ठीक है, जब इसका करेंगे आर का करेंगे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, 0 to 2 पाई और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। जब कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा में आएगा इंटीग्रेशन इसका, और साइन थीटा का 0 पे भी 0 होता है और 2 पाई पे भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसका देखिए जो सार्थक हम बोल रहे थे कि यानी ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल पर चेंज करता है, वो स्टॉक्स थ्योरम करती है, स्टॉक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम करती हैं दोनों का। ठीक, स्टॉक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को कर्ल की हेल्प से सरफेस पे पहुंचा देती है। ठीक है, इजी कर देती है थोड़ा, अगर हो सकता है मतलब लगा लगा के अगर इजी हो रहा है तो वो लगाते हैं फिर इसको। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, एस बी है पीस वाई स्मूथ ओरिएंटेड सरफेस इन स्पेस whose boundary C is piecewise smooth simple closed curve. Let f be a continuous vector function which has continuous first order derivative in a region of space including S। तो जिसका स्टेटमेंट होता है एफ डॉट डी आर होता है, उसको चेंज कर देती है कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस। जो यूनिट वेक्टर एन होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको। प्लेन में होता है, सर स्पेस में होता है। जी जी जी, ठीक है, ये रहता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए इसका, एफ इक्वल टू दे रखा है इन्होंने जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के कैप which is defined in the region space including surface S where S is a square जीरो यूनिट स्क्वायर है यानी, और बाई जो है वो भी स्क्वायर है, सॉरी 0 बाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, इस टाइप से आपका स्क्वायर रहेगा, इस यार क्यूब बन जाएगा एक तरीके से। तो देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आउटवर्ड देखते हैं, इसलिए आउटवर्ड देखने के लिए नहीं ऊपर की तरफ देखेंगे इसको, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे। ये डायरेक्शन क्या है, किसके पैरेलल है, वेक्टर के पैरेलल होगी आपकी, जो ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो एन कैप होगा वो वेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है,
अगर एक्स वाई से नीचे का अगर दे रखा होता है आपका एक्स वाई प्लेन से नीचे का, अगर यहाँ पे 0,1 की जगह माइनस मतलब -1 या -1 to 1 दे रखा होता है, या फिर माइनस बाई की जो वैल्यू है वो -1 to 1 दे रखी होती, तो उसकी एक डायरेक्शन ये भी हो जाती नीचे की तरफ, और उसको बोलते हैं माइनस की कैप। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं इसके आउटर नॉर्मल वेक्टर और या फिर इनर नॉर्मल वेक्टर। ठीक, तो इसको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसकी कर्ल फाइंड कीजिए। कर्ल क्या आ रही है इसकी, एफ इक्वल टू जो आपको ये फंक्शन दे रखा है, कर्ल बताइए इसकी फाइंड करके क्या आ रही है। कर रहे हैं आप लोग फाइंड? इस टाइप से आई होगी कुछ, आई प्लस जे प्लस के कैप, यही आई है। ठीक, अब आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट के, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, मेरे से ही मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा। हाँ, क्या के को डॉट प्रोडक्ट में क्यों लिखे हैं, के को डॉट प्रोडक्ट में इसलिए लिखे हैं जो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना एन, यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए ना, सॉरी स्टेटमेंट में देखिए ना, यहाँ पे ये एन, तो हमारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, के ही तो होगा ना, जेड एक्सिस के पैरेलल, इसलिए लेके आए इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, क्या जी, क्या क्या, नहीं नहीं, वेक्टर वेक्टर कैलकुलस में ये चीज़ फिक्स होती है। यहाँ एक्स होता है, नीचे वाई है, ऊपर जेड होता है। अपवर्ड डायरेक्शन का जहाँ भी मतलब होगा उसका मतलब ये होगा कि जेड एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, और जो लेफ्ट वार्ड है राइट वार्ड बोलेंगे तो उसमें बोलते हैं एक्स 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 यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, या जेड एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। आउट जब भी अपवर्ड डायरेक्शन की मतलब बात करेंगे तो जेड एक्सिस में ही ऊपर जाते हैं इसमें। ठीक है, या फिर स्पेशली मेंशन किया होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका क्या आया था, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन निकल के क्या आया था आपका, 1 आया था निकल के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डॉट डी एक्स डॉट डी वाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी निकल के। ठीक, हाँ अलग अलग आएगा, हो सकता है अलग अलग निकल के आए, क्योंकि उसमें दे रखा है आउट जो जो एन कैप है ना, वो आपका आउटर, क्या आउटर नॉर्मल वेक्टर ले रखा, आउटर नॉर्मल वेक्टर ले रखा है उन्होंने, इसलिए ये लिख रखा है ना। नहीं नहीं, सब यहाँ पे जो होगा वो केवल यही है ना, आउटर नॉर्मल भी तो देखना है ना। हम्म। और वैसे निकालना है तो वैसे निकालने के लिए ये होता है आपका फॉर्मूला, डेल फाई ओवर मॉड ऑफ डेल फाई। ठीक है, अगर कोई जनरल कर्व दिया हुआ है आपका तो जी, हाँ हाँ, बाई इक्वल्स टू 2 जेड, हाँ दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता उस पर। देखिए ये मतलब होता है, जैसे इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपका क्या है। हम्म, ये है यानी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है दोनों की, ये वाली और ये वाली, ये बताइए पहले, ये पूरा रीजन है इसका मतलब ये है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। ठीक है, अब z इक्वल टू 1 का मतलब ये है
कि जेड एक्सिस पर जेड इक्वल टू 1 तक हम मतलब ऊपर उठेंगे, बस इतना है। ठीक है, एक्स बाई इक्वल टू 2 रहता, ठीक है, जेड इक्वल टू 2 नहीं नहीं, एक चीज़ फिक्स करके एक को रन भी कराना पड़ेगा, दो चीज़ को रन कराना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं बाई इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, ठीक है, बाई इक्वल टू 2 फिक्स किया आपने, तो बाई इक्वल टू 2 फिक्स करेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, नहीं पहले एक चीज़ देखी ना, और आप उसके बाद आपने एक्स को फिक्स नहीं कराया, ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शन बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन इसके सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, केवल ये बाई इक्वल टू 2 वाले पॉइंट ही होंगे इस पर, हर एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो ये रीजन नहीं देगा, कि ये केवल लाइन देगा एक। जैसे अगर बाई इक्वल टू 2, नहीं इंटीग्रेशन कैसे होगा फिर उसके लिए, इंटीग्रेशन तो एक रीजन के ऊपर होता है या फिर एक इंटरवल के ऊपर होता है। जो जो 1 वेरिएबल होता है उसमें इंटरवल के ऊपर होता है, 2 वेरिएबल होता है उसमें रीजन के ऊपर होता है। हाँ नहीं, लेकिन अगर जेड इक्वल टू आपका ये भी दे रखा होता, तभी मैं सेम ही तभी मुझे सेम ही लेना पड़ता। हाँ नहीं नहीं, लेकिन ऊपर वाली जो डायरेक्शन है, इस पर ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये आउटर नॉर्मल है ना, ये ओनली नॉर्मल नहीं है। जी जी, हर फेस से निकल सकता है, लेकिन हर फेस की जरूरत नहीं है हमें, केवल ये इस ऊपर वाले की जरूरत होती है। यहाँ ये भी कह सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, कि आपको कोई भी एफ डॉट एन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको डी एस के साथ में, तो ये चेंज कर देता है। अभी हम कल लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस लगा सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई जेड प्लस बाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस बाई एक्स के कैप। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और यहाँ पे ये एक क्यूब फिक्स कर रखा है इन्होंने। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, बाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस वन। सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस फाइंड करिए, डाइवर्जेंस क्या आ रहा है आपका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ रहा है निकल के, क्या आ रहा है, हाँ यही आएगा निकल के। ठीक है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे हम, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, और तीनों की लिमिट क्या रहेगी, -1 से 1 है, ये भी और ये भी, इसकी लिमिट हो जाएगी -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेट होगा डी एक्स डी वाई और डी जेड, तीनों के ऊपर इंटीग्रेट होगा।
तो सबसे पहले किसी पे भी कर लीजिए, किसी को ले लीजिए फिक्स करके। क्या आएगा, 2xz प्लस 2y z प्लस जेड स्क्वायर, लिमिट रखेंगे -1 से 1, और डी एक्स डी वाई। ठीक है, निकाली वैल्यू क्या आएगी इसकी इस पे। ये 4x हो जाएगी, ये 4y हो जाएगी, और ये आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालिए। अब डी विद रेस्पेक्ट टू एक्स या विद रेस्पेक्ट टू वाई करिए, तो क्या आएगा ये 2x² हो जाएगा प्लस 4xy हो जाएगा। लिमिट लीजिए -1 to 1, डी वाई बाहर रखिए, ये हो जाएगा -1 to 1। लिमिट रखेंगे इसकी क्या आएगी, 0 हो जाएगी, और ये 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और बाई इंटू डी वाई। -1 to 1, 8y² निकालेंगे, इसकी हो जाएगी 8/2 y²। लिमिट लेंगे -1 to 1, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आपका। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। जी जी जी, डी भी होगा यहाँ। तभी 3 वो आएंगे। जी बोलो बोलो। ठीक है, उसका देखिए कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर फील्ड थे। रोटेशनल वेक्टर फील्ड देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब कल आपकी 0 हो जाती है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों होती है किसी वेक्टर के लिए शो करने के लिए। अगर रोटेशनल शो करना है तब भी उसको कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं उसको। अगर कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 दे रखी हो तब भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो जो है ये रोटेशनल होगा। सिमिलरली इसके लिए सोलेनोइडल के लिए भी होता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो आपका 0 होना चाहिए। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए देखिए, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए क्या होता है, अ वेक्टर फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी इफ कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो वेक्टर फील्ड है एफ है वो क्या होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एवरी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट सेंस ये होता है कि किसी भी पाथ के अलॉन्ग उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे निकाल लेते हैं, बाकी कुछ भी कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले इस वेक्टर को देखिए, वेक्टर फील्ड को देखिए ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। एफ इक्वल टू जेड कॉस एक्स प्लस साइन बाई आई प्लस एक्स कॉस बाई साइन जेड जे कैप प्लस बाई कॉस जेड प्लस साइन एक्स। देखिए निकाले क्या आ रहा है कि रोटेशनल दिखाने के लिए क्या करते हैं, कल 0 दिखानी होगी हमें। देखिए कल 0 आ रही नहीं आ रही है।
आ रही है जीरो, नहीं आ रही है? ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसकी कल जीरो आएगी, ये रोटेशनल शो करवाया है उसको। ठीक है, इसमें क्या शो कर रहा है, कंजर्वेटिव है यार। कंजर्वेटिव चेक करने के लिए क्या करना है, बताइए क्या शो करना है? कर्ल ऑफ एफ क्या निकालनी है, जीरो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जीरो आ रही है तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा, नहीं आ रही है तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतनी थी। अब आपको ये लगता हो कोई वेक्टर कैलकुलस में कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन तो नहीं देखे थे मैंने, अगर उसमें आप लोगों ने देखे हो तो बताइए, बता दो। सरफेस इंटीग्रल लेकिन मैंने कैलकुलस में कराया है, कैलकुलस की एक क्लास है, तो उसके एसेस ले लीजिए गिरी सर से, उससे कर लीजिए। क्या हो रहा है क्या? नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको, अभी तो मुझे नहीं पता। हम्म, कोई कोई वेक्टर आप आर ले रहे हैं, ठीक है, एनी वेक्टर है, यही तो बोल रहे हैं। बोलिए। ठीक है, कर्ल करेंगे इरिटेशनल होगा, ये पूछना चाह रहे हैं ना? अगर इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो वो आएगा ना, स्केलर आएगा, यही बोलना चाह रहे हैं ना? या फिर आप ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो स्केलर हो जाएगा ना, अगर वो करेंगे तो। सॉरी, आर क्रॉस सी बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, आर क्रॉस सी। तो नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ये मैंने पढ़ा नहीं शायद पहले कभी, पढ़ के बता सकता हूँ आपको। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, इसी मंथ मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, 15 से पहले ही करा देंगे उसको, मैकेनिक्स को भी। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में एक प्रोबेबिलिटी रह जाती है, और तो कुछ रह नहीं रहा मेरे हिसाब से। कुछ और रह रहा हो तो बताइए, वेक्टर कैलकुलस में कुछ रह रहा हो तो बताइए। क्या चीज़? कोप्लेनर वगैरह तो इसमें नहीं आते ना शायद। तो उसमें तो बताए हैं जियो जियो में तो कोप्लेनर। नहीं नहीं, उसमें बताया मैंने, जियो फिजिक्स की अलग से क्लास हो चुकी है वेक्टर की। ये तो इनसे पूछिए जो जियो फिजिक्स वाले हैं, इतना ध्यान नहीं है मुझे। कैलकुलस में हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है हुआ है कोप्लेनर। ठीक है, नहीं हुआ है तो देखिए उसके लिए कुछ नहीं है, ये कोप्लेनर कब होता है? हाँ, यानी यही ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू जीरो होता है उसका, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, वो जीरो होना चाहिए, तो वो कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू आप लोग।